नमस्कार। आज हम जानेंगे निक्षेप उपनिधान अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलीमेंट। हम दैनिक जीवन में निक्षेप अनुबंध करते ही रहते हैं। जैसे कभी हम पेन, पुस्तक, पत्र पत्रिकाएँ दूसरों से मांग कर काम चलाते हैं, कभी पड़ोसी के घर से उपयोग की कोई वस्तु ले लेते हैं या कभी दे देते हैं। कभी अन्य साथियों को स्कूटर, गाड़ी उपयोग है तो दे देते हैं। कभी कभी ये सब अन्य वस्तुएं बाजार से किराए पर भी प्राप्त करते हैं। कभी कभी हम अपनी वस्तुओं दूसरों के पास सुरक्षा, देखरेख या मरम्मत के लिए छोड़ आते हैं। ये सभी एक अनुबंध को जन्म देते हैं, जिससे या तो हम अपनी वस्तु दूसरे को किसी उद्देश्य के लिए अल्पकाल के लिए सौंप देते हैं, अथवा हम दूसरे की वस्तु प्राप्त करते हैं और उद्देश्य पूरा होने के बाद लौटा देते हैं। ऐसे सभी अनुबंधों को निक्षेप अनुबंध के नाम से जाना जाता है। धारा 148 के अनुसार जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को किसी उद्देश्य से इस अनुबंध पर माल सपुर्द करता है कि उस निश्चित उद्देश्य के पूरा हो जाने पर उस माल की सपुर्दगी देने वाले को माल वापस लौटा दिया जाएगा अथवा उसके निर्देशानुसार उस माल की व्यवस्था कर दी जाएगी, तो हम ऐसे अनुबंध को निक्षेप अनुबंध कहते हैं या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कहते हैं। अब ये है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट या निक्षेप अनुबंध के लिए क्या क्या आवश्यक तत्व है। सबसे पहला है अनुबंध। निक्षेप का जन्म ही अनुबंध से होता है। अनुबंध किसी भी प्रकार का हो सकता है, स्पष्ट या गर्भित, कैसा भी हो सकता है। कभी कभी निक्षेप का जन्म कानूनी प्रभाव से भी हो जाता है, अर्थात अर्ध अनुबंध के कारण भी कानून द्वारा थोप दिया जाता है। जैसे मान लो कि किसी को मार्ग में पड़ा हुआ पर्स मिल जाता है, तो यहाँ निक्षेप का जन्म किसी स्पष्ट गर्भित अनुबंध से नहीं हुआ, बल्कि कानूनी प्रभाव से उत्पन्न हुआ है कि कोई भी वस्तु वापस लौटानी है। दूसरा है माल का निक्षेप। केवल माल का ही निक्षेप हो सकता है। यहाँ माल से तात्पर्य उस माल से है जिसे माल विक्रय अधिनियम की धारा 1930 में परिभाषित किया गया है। इस परिभाषा के अनुसार प्रत्येक चल संपत्ति, मुद्रा तथा वाद योग्य दावों को छोड़ करके केवल चल संपत्ति माल है। चल संपत्ति का निक्षेप किया जा सकता है, अचल संपत्ति का नहीं। नेक्स्ट है वस्तु की सपुर्दगी या अंतरण। निक्षेप अनुबंध का एक आवश्यक तत्व यह है कि निक्षेप द्वारा निक्षेप ग्रहीता को माल की सपुर्दगी या वस्तु का अंतरण होना आवश्यक है, मतलब एक दूसरे को देना आवश्यक है। यदि निक्षेपी अपना माल निक्षेप ग्रहीता को नहीं सौंपता है तो हम उसे निक्षेप नहीं कह सकते हैं। इसके बाद है निश्चित उद्देश्य। निश्चित निक्षेप अनुबंध का एक तत्व यह भी है कि निक्षेप किसी निश्चित उद्देश्य से ही किया जाता है। यह उद्देश्य स्वयं निक्षेपी का हो सकता है अथवा निक्षेप ग्रहीता का। निक्षेपी का उद्देश्य वस्तु की सुरक्षा, मरम्मत, उपयोग या गिरवी आदि कोई भी हो सकता है। निक्षेप ग्रहीता अपने उपयोग के लिए माल के निक्षेप या प्राप्ति का प्रस्ताव कर सकता है। फिर है अस्थायी उद्देश्य। निक्षेप में वस्तु की सपुर्दगी का अस्थायी उद्देश्य के लिए दी जाती है। यदि वस्तु की सपुर्दगी सदैव के लिए कर दी जाती है तो वह भेंट अथवा विक्रय होता है, मतलब कुछ समय के लिए दी जाती है तो हम उसे बोलते हैं अस्थायी उद्देश्य। स्वामित्व का अंतरण नहीं। निक्षेप अनुबंध का एक महत्वपूर्ण तत्व यह भी है कि इसके अंतर्गत स्वामित्व का अंतरण नहीं होता है। निक्षेप अनुबंध में केवल माल के अधिकार का अंतरण होता है। फिर है माल की वापसी। निक्षेप अनुबंध का एक तत्व यह भी है कि निक्षेप को निक्षेपित माल को पुनः प्राप्त करने का अधिकार होगा, अथवा निक्षेपी अपने आदेशानुसार उस माल की व्यवस्था करवाने का अधिकारी होगा। मतलब जैसा वो स्वामी किसी उद्देश्य से माल देता है, उद्देश्य पूरा होने पर माल वापसी का उसका अधिकार होता है। फिर है माल का रूप परिवर्तन। निक्षेप अनुबंध के अंतर्गत निक्षेपी को उसी वस्तु को प्राप्त करने का अधिकार है अथवा उसे परिवर्तित रूप में प्राप्त करने का अधिकार होता है। मतलब किसी परिवर्तन के लिए यदि वस्तु दी गई है, जैसे मान लो कि कुछ लकड़ियां दी गई है फर्नीचर बनाने के लिए, तो फर्नीचर प्राप्त करने का अधिकारी है। या और ऐसी कोई कच्चा माल दिया गया है जिससे तैयार माल लेना है, तो वो भी निक्षेप अनुबंध के अंतर्गत आता है। निक्षेप अनुबंध क्षतिपूर्ति का अनुबंध नहीं है। निक्षेप अनुबंध में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को वस्तु को सुरक्षित रखने के लिए सौंप सकता है, किंतु ध्यान रखना चाहिए कि यदि वस्तु पर्याप्त सावधानी के बाद भी नष्ट हो जाती है तो निक्षेप ग्रहीता क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं होता। इसी प्रकार आकस्मिक घटनाओं यथा बिजली गिरने, आंधी, वर्षा, विदेशी आक्रमण आदि के कारण भी वस्तु नष्ट हो जाती है तो निक्षेप ग्रहीता का कोई दायित्व
नहीं होता। फिर है बैंक में जमा धन निक्षेप नहीं है। बैंक में चालू खाते अथवा स्थायी खाते में जमा बचत के लिए दिया गया निक्षेप नहीं है। मुद्रा को माल नहीं माना जाता है। माल विक्रय अधिनियम की धारा 2 की परिभाषा के अनुसार मुद्रा को माल नहीं माना गया है, जबकि निक्षेप केवल माल का ही होता है, अतः मुद्रा का निक्षेप नहीं किया जा सकता। और बैंक इन खातों में जमा किए जाने वाले नोट या अन्य मुद्रा को मूल रूप में ही चुकाने के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। इस प्रकार प्रधान की ओर से धन एकत्र करने वाला एजेंट भी निक्षेप ग्रहीता नहीं है। अब कुछ विशिष्ट मामले हैं, निक्षेप के विशिष्ट मामले हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे। पहला है सरकारी अधिकारियों द्वारा माल जब्त। सरकारी अधिकारियों को कई अधिनियम के अधीन कुछ विशेष परिस्थितियों के अधीन दूसरे व्यक्तियों के माल को जब्त करने का अधिकार दिया गया है। ऐसे में सरकार निक्षेप ग्रहीता की स्थिति में तथा माल का स्वामी निक्षेपी की स्थिति में आ जाते हैं। फिर है प्रलेखों को जमा कराना। कभी कभी कुछ दस्तावेज, प्रलेख, लेखा पुस्तकें, रजिस्टर आदि सरकारी अधिकारियों को सौंपने पड़ते हैं। ऐसे प्रलेखों के स्वामी तथा सरकार के बीच निक्षेप अनुबंध का जन्म हो जाता है। मतलब निश्चित उद्देश्य के बाद वो पुस्तकें या जो फाइलें, रजिस्टर दिए गए हैं उन्हें वापस उसी स्थिति में प्राप्त करने का अधिकार होता है। बंदरगाह पर माल संग्रह करना। जब माल बाहर से आयात किया जाता है अथवा माल को बाहर भेजना होता है, तब माल को कभी कभी कुछ अवधि के लिए बंदरगाह पर संग्रह करके रखना पड़ता है। ऐसे में बंदरगाह के प्राधिकारी तथा माल के स्वामियों के बीच निक्षेप का अनुबंध जन्म ले लेता है, अतः वे प्राधिकारी निक्षेप ग्रहीता के रूप में उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट है लोक वाहक। रेल विभाग, ट्रांसपोर्ट कंपनियां, कुरियर कंपनियां आदि लोगों को माल की सपुर्दगी प्राप्त कर निक्षेप ग्रहीता की स्थिति में आ जाती है, अतः निक्षेप अनुबंध के अधीन निक्षेपी के प्रति उत्तरदायी होती है। फिर है पार्किंग स्थल के लाइसेंसधारी। पार्किंग स्थलों के लाइसेंसधारी जब जनता के वाहनों को पार्किंग के लिए स्वीकार करते हैं तो वे वाहन मालिकों के प्रति निक्षेप ग्रहीता के रूप में उत्तरदायी होते हैं। फिर है सराय। सराय से आशय है जैसे धर्मशालाएं वगैरह होती है राहगीरों या यात्रियों के ठहरने के लिए, वहाँ भी ठहरने वाले व्यक्तियों के सामान की सुरक्षा के लिए निक्षेप ग्रहीता की भांति ही वे लोग उत्तरदायी होते हैं। फिर है अमानती सामान गृह। लोगों के सामान की सुरक्षा के लिए संचालित अमानती सामान गृह निक्षेप ग्रहीता की स्थिति में होते हैं। जहां हम सुरक्षा के उद्देश्य से अपना सामान जमा कराते हैं तो हम उसे वापस प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं। नेक्स्ट है पोस्ट ऑफिस। जब कोई व्यक्ति या व्यवसायी वीपीपी के आधार पर पोस्ट ऑफिस से माल दूसरे व्यक्ति के पास भेजता है तो पोस्ट ऑफिस तथा माल भेजने वाले के बीच निक्षेप अनुबंध हो जाता है। नेक्स्ट है क्रय क्रय पद्धति से माल का विक्रय। जब माल का क्रय क्रय पद्धति के अधीन बेचा जाता है, मतलब हायर परचेज सिस्टम के अधीन, तो क्रेता तब तक उस माल के निक्षेप ग्रहीता की स्थिति में होता है जब तक कि वह किराए की अंतिम किस्त का भुगतान कर देता है, तब निक्षेपी अनुबंध हो जाता है। नेक्स्ट है उचित मूल्य की दुकान। उचित मूल्य की राशन की दुकानों पर सरकारी माल बेचा जाता है। इस स्थिति में दुकानदार निक्षेप ग्रहीता तथा सरकार निक्षेपी है। फिर है विक्रय किए गए माल पर अधिकार रखने वाला विक्रेता। यदि विक्रय किए गए माल पर अभी भी विक्रेता का अधिकार है तो वह विक्रेता क्रेता के माल का निक्षेप ग्रहीता हो जाता है। फिर है कुछ परिस्थितियां जिनमें निक्षेप नहीं होता। ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिनको हम निक्षेप नहीं मानेंगे? तो इनमें पहला है बैंक में जमा धन। बचत खाते या स्थायी खाते में जब धन जमा कराया जाता है तो मुद्रा को माल नहीं माना जाता। माल विक्रय अधिनियम में माल की परिभाषा दी गई है जिसमें मुद्रा को सम्मिलित नहीं किया गया है। बैंक में खातों में जमा कराए गए धन को लौटाते समय बैंक उन्हीं नोट सिक्कों को लौटाने के लिए बाध्य नहीं है जो जमा कराए गए हैं। बैंक स्थायी जमा खाते या बैंक में निक्षेप ग्रहीता के ग्रहण अधिकार का उपयोग नहीं कर सकता। दूसरा है एजेंट द्वारा धन का संग्रहण। कोई भी एजेंट जो अपने प्रधान की ओर से धन प्राप्त कर जमा करने का कार्य करता है वे निक्षेप ग्रहीता नहीं बन जाता है। इसका कारण यह है कि प्राप्त जमा धन पर एजेंट को निक्षेप ग्रहीता का या ग्रहणाधिकार प्राप्त नहीं होता। इसके अतिरिक्त वह प्रधान को जो नोट सिक्के जमा किए थे वही नोट सिक्के देने के लिए बाध्य नहीं होता। एक स्थिति होती है बैंक लॉकर या सेफ्टी वॉल। बैंक लॉकर या सेफ्टी वॉल में सुरक्षा के लिए गहने या मूल्यवान वस्तुएं, प्रपत्र आदि रखना निक्षेप नहीं है। इसका कारण यह है कि इस प्रक्रिया में गहने या वस्तुओं के अधिकार का अंतरण नहीं होता। यह क्रय का अनुबंध है।
बैंक लॉकर किराए पे लेने वाले व्यक्ति के प्रति बैंक निक्षेप ग्रहीता के समान ही उत्तरदायी होता है। फिर है माल सपुर्दगी की विधियां या प्रकार। निक्षेप में माल किस किस प्रकार से सपुर्द किया जाता है। इसकी कुछ माल सपुर्दगी की कोई भी ऐसा कार्य करके दी जा सकती है जिससे माल निक्षेप ग्रहीता के अथवा उसकी ओर से माल धारित करने के लिए अधिकृत व्यक्ति के अधिकार में आने जैसा प्रभाव उत्पन्न हो जाए। अब ये परिस्थितियां देखो 3 प्रकार की होती है, वास्तविक सपुर्दगी, सांकेतिक सपुर्दगी और रचनात्मक सपुर्दगी। मतलब एक्चुअल डिलीवरी, सिंबॉलिक और कंस्ट्रक्टिव। एक्चुअल जो डिलीवरी है, वास्तविक सपुर्दगी है, वो क्या है? इस प्रकार की सपुर्दगी में माल वास्तविक रूप से निक्षेपी अथवा निक्षेप ग्रहीता को अथवा उसके एजेंट को सौंपा जाता है। मतलब जब माल को भौतिक रूप में निक्षेपी द्वारा निक्षेप ग्रहीता को अथवा उसके एजेंट को सौंप दिया जाता है तो उसे वास्तविक सपुर्दगी कहते हैं। निक्षेप ग्रहीता निक्षेपी उसे देख, सूंघ, छू सकता है। दूसरा होता है सांकेतिक। इस प्रकार की सपुर्दगी के अंतर्गत माल वास्तविक अथवा भौतिक रूप में निक्षेपी द्वारा निक्षेप ग्रहीता को माल का अंतरण नहीं किया जाता, बल्कि निक्षेपी द्वारा कोई ऐसा कार्य किया जाता है जिसके कारण माल निक्षेप ग्रहीता के अधिकार में आ जाता है या निक्षेप ग्रहीता उस माल की सपुर्दगी प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार की सपुर्दगी में आचरण के आधार पर ही माल की सपुर्दगी हुई मानी जाती है। जैसे मान लो कि माल गोदाम में रखा हुआ है, उसकी चाबी सौंपकर अथवा माल की बिल्टी सौंपकर सांकेतिक सपुर्दगी दी जा सकती है। फिर है रचनात्मक सपुर्दगी। जब निक्षेपी कोई ऐसा कार्य करता है जिसके प्रभाव से ही माल की सपुर्दगी निक्षेपी के एजेंट से निक्षेप ग्रहीता के एजेंट को हुई मानी जाती है तो उसे रचनात्मक सपुर्दगी कहते हैं। इस प्रकार की सपुर्दगी में माल का भौतिक रूप से आदान प्रदान नहीं होता। इस प्रकार की सपुर्दगी में माल जहां है और जिस व्यक्ति के अधिकार में है वहीं और उस व्यक्ति के अधिकार में बना रहता है, किंतु वह व्यक्ति पहले किसी और व्यक्ति की ओर से माल पर अधिकार रखता था, अब किसी दूसरे व्यक्ति की ओर से माल पर अधिकार रखेगा। तो ये था माल सपुर्दगी के प्रकार।